हेलो एवरीवन, टॉपिक स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, प्लीज़ चेक इट। अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, जैसे कि आप सब जानते हैं, हम लोगों ने ट्रांसफार्मर कंप्लीट किया, उसके बाद हम लोगों ने डीसी मशीन देखा और फिर लास्ट में हम लोगों ने सिंक्रोनस मशीन पढ़ा। आप बहुत अच्छे तरीके से लेक्चर देखिए, नोट्स बनाइए और मैं गारंटी देती हूँ कि आप उतना पढ़ के जाइए, अच्छे से एक एक लेक्चर को देखिए। बहुत ही यूजफुल है, स्पेशली एसएससी जेई पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है। और उसके बाद अगर आप ये सब कंप्लीट कर लेते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं इंडक्शन मोटर। देखिए, किसी भी आप पीएसयू एग्जाम दे रहे हैं या फिर एसएससी जेई पढ़ रहे हैं, इवन गेट एग्जाम भी पढ़ रहे हैं, तो बेसिक क्वेश्चन अगर आता है तो आपसे डेफिनेटली बनेगा। और देखिए, ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप कभी भी स्किप मत करिएगा। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल आता है इस टॉपिक इस मशीन से, और उसके बाद इससे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है, आपके एग्जाम के लिए। अगर देखिए आप एसएससी जेई या फिर कोई भी जूनियर इंजीनियर का तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप लोगों को मेनली एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो सिंगल फेज, इसमें हम लोग देखिए दो टाइप का मोटर पढ़ेंगे, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर एंड थ्री फेज इंडक्शन मोटर। तो देखिए, थ्री फेज इंडक्शन मोटर से बहुत सारे क्वेश्चन दिखाई देंगे आप लोगों को, लेकिन जब आप सिंगल फेज इंडक्शन मोटर पढ़ेंगे तो स्पेशली वहां से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसा कि ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर कहाँ पर यूज होता है या फिर दूसरा वाला इंडक्शन मोटर कहाँ यूज होता है, तो इस तरीके का हम एक नोट्स प्रॉपर बनाएंगे। अच्छे से मैं स्पेसिफिक बात करूंगी, आप नोट्स बनाइए, उसके बाद जहां पर भी इंपॉर्टेंट होगा उसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अपना सिलेबस देखते हैं, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं आप लोगों को शेयर करूंगी। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा एक्चुअल इंडक्शन मोटर, उसके फीचर्स क्या हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने कॉपी के जब भी नोट्स आप बनाते हैं, देखिए जब भी अगर आप प्रॉपर नोट्स बनाते हैं अपना, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट का हो, चाहे वो मशीन का हो, चाहे वो नेटवर्क थ्योरी का हो, चाहे ट्रांसफार्मर, डीसी, इंडक्शन, सिंक्रोनस, कुछ भी हो, आप लोगों को क्या करना है, एक फ्रेश पेज में या फिर कॉपी के सबसे पहले पन्ने में आपका सिलेबस नोट डाउन होना चाहिए, ठीक है। आप अपने ओन हैंडराइटिंग में सिलेबस को नोट डाउन करेंगे तो क्या होता है, आप लोगों को सिलेबस अच्छी तरीके से पता हो जाता है और क्या पढ़ना है और क्या पढ़ाई किए हैं ये सब पता रहता है। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले देखिए थ्री फेज इंडक्शन मोटर। थ्री फेज इंडक्शन मोटर का फीचर्स क्या क्या है, जैसे कि ये ट्रांसफार्मर के सिमिलर होता है वो हम देखेंगे। तो इससे बेसिक क्वेश्चन आता है, ठीक है। फीचर्स क्या होते हैं, ये हमारा सिंगली एक्साइटेड मशीन होता है, वो मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगी। उसके बाद सेकंड आता है, देखिए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की हम सिंक्रोनस में भी बात किए थे, कैसे जनरेट होता है, कितना मैग्नीट्यूड होता है, कितना स्पीड होता है, वो सब हम यहाँ बात करेंगे। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, जैसा कि हम लोगों ने मशीन में प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन देखा था, यहाँ पर भी हमारा प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन होता है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसकी हम बात करेंगे। उसके बाद टॉपिक आप लोगों को दिया गया इक्विवेलेंट सर्किट। तो इक्विवेलेंट सर्किट से भी एक आध क्वेश्चन आ जाता है। टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर मैं मोस्टली बात करूं इंडक्शन मोटर में, तो दिस टॉपिक इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज योर एमसीक्यूज क्वेश्चन आर कंसर्न, एज फार एज योर एग्जाम इज कंसर्न, ठीक है। स्टार्टिंग एंड स्पीड कंट्रोल, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप अंडरलाइन मार्क कर लीजिए। ऐसा हो नहीं सकता कि आपके एग्जामिनेशन में इस पे क्वेश्चन ना आए। स्टार्टिंग एंड स्पीड कंट्रोल में मेथड्स ऑफ ब्रेकिंग से इतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। उसके बाद हम आते हैं इफेक्ट ऑफ वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी वेरिएशन ऑन टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो देखिए, जहां पर भी ये टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई दे, चाहे वो डीसी मशीन हो चाहे वो आपका इंडक्शन मोटर हो, ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स बेस्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर एग्जाम के लिए। तो इसीलिए मैं आप लोगों को ब्रीफ बताना चाहती हूँ। मान लीजिए अगर किसी स्टूडेंट के पास कम टाइम है, अगर मान लीजिए आपका गेट हो चुका है और आप उतना अच्छा नहीं गया है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एसएससी जेई के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं सेलेक्टिव टॉपिक को लेकर के, क्योंकि अभी आपके पास उतना टाइम होगा नहीं कि आप पूरे डिटेल्स में नोट्स बनाएं और सब कुछ करें। इसीलिए जितना इंपॉर्टेंट पढ़ के जाएंगे तो भी उससे आपका सिलेक्शन रुकने वाला नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए ये सब आपका कवर होता है थ्री फेज इंडक्शन मोटर में। यहाँ से कैसा क्वेश्चन आएगा, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वो सब मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी। सिर्फ आप ये सिलेबस पहले देखिए, इसे नोट डाउन करिए। उसके बाद ये आता है हमारा फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर। फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर,
इससे जो क्वेश्चन आता है देखिए फ्रेंड, जनरली एप्लीकेशन बेस्ड बहुत पूछा जाता है, यानी कि टॉयज में क्या यूज़ करते हैं हम। हिस्टेरेसिस मोटर का एप्लीकेशन पूछता है, कैपेसिटर स्टार्ट एंड रन का एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद हमारा डे टू डे लाइफ में जितने भी हम देखते हैं, जैसे कि हमारा मिक्सर ग्राइंडर में कौन सा मोटर यूज़ होता है, फैन में कौन सा मोटर यूज़ होता है, तो इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों के पीएसयू में दिखाई देगा। लेकिन अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कभी भी आप लोगों को ज़्यादा इस टाइप का एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं दिखाई देगा, वहाँ लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन दिखाई देता है। तो जहाँ पर भी आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन दे, आप जरूर उसको एक साइड लिख लीजिए, एक टेबल के फॉर्मेट में बना लीजिए कि ये मोटर, ये मशीन कहाँ पर यूज़ होता है। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। आई होप ये सिलेबस आप लोगों को समझ में आया होगा कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। खास करके जब आप एसएससी का पेपर उठाएंगे प्रीवियस ईयर, तो डेफिनेटली इस टॉपिक से, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। चाहे आप कोई भी पीएसयू का भी निकाल लीजिए, स्टेट जेई का, उसमें ये इस पे बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम फर्दर आगे मूव करेंगे हमारे इंडक्शन मोटर में, उसके फीचर्स क्या होते हैं सब कुछ हम बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को टॉपिक डालना है इंडक्शन मशीन, क्योंकि देखिए इंडक्शन मशीन हम अगर बोल रहे हैं तो उसमें हम लोगों को दो तरीके का मशीन पढ़ना पड़ता है। एक तो होता है इंडक्शन जनरेटर और एक होता है इंडक्शन मोटर। जितना भी मैं टॉपिक बताई वो हमारा क्या है, इंडक्शन मोटर का है। लेकिन इंडक्शन जनरेटर का सिर्फ एक आध क्वेश्चन आप लोगों के सिलेबस, आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है जनरली, वो भी मैं आप लोगों को डिस्कस कर दूंगी कि इंडक्शन जनरेटर क्या होता है। और यही सिर्फ आप क्वेश्चन पढ़ के जाइए, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनेगा। आइए स्टार्ट करते हैं हमारा 3 फेज इंडक्शन मशीन। फर्स्ट टॉपिक आज का है हमारा इंडक्शन मशीन। ठीक है, इंडक्शन मशीन। अब आप ये सोच रहे हैं मैं वहां हेडिंग तो इंडक्शन मोटर लिखी हूं, मैं पढ़ा रही हूं इंडक्शन मशीन। तो इंडक्शन मशीन मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि यहाँ पर हम लोग दो चीज की बात करेंगे। सबसे पहले तो ये होता क्या है, रोटेटिंग मशीन होता है। ठीक है, एसी पे काम करता है, ये एसी पे काम करता है। जैसा कि हम लोगों ने याद करिए, हम देखे थे, सॉरी एसी पे ट्रांसफॉर्मर, ये नहीं बोलना था। एक्चुअल स्टेटर और रोटर की जब मैं बात करूंगी तो वहां हम डिस्कस करेंगे क्या एसी और क्या डीसी होता है। जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था, वहां पर हम चारों मशीन देखे थे, ट्रांसफॉर्मर, डीसी, सिंक्रोनस और इंडक्शन मोटर। वहां पर हम स्टेटर में क्या होता है और रोटर में क्या होता है एक टेबल बनाए थे। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो आप जरूर देखिए, उससे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। यहाँ पर क्या होगा वो मैं आपसे डिस्कस करूंगी। रोटेटिंग मशीन है ये, इसका काम क्या है, इधर टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी और टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। समझ में आया? यानी कि एक ऐसा रोटेटिंग मशीन जो कि कन्वर्ट करता है इधर इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उस सारी मशीन को हम क्या बोलेंगे, इंडक्शन मशीन। दो तरीके का होता है। देखिए यहाँ पर मैं ऐसा क्यों लिखी हूं, इधर टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल और मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल। अगर मान लीजिए इनपुट हमारा होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी और आउटपुट होता है हमारा मैकेनिकल एनर्जी, तो इसे हम बोलते हैं इंडक्शन मोटर। ठीक है, कंस्ट्रक्शन हम सब देखेंगे, बस अभी आप समझिए इनपुट और आउटपुट क्या चीज है। तो ये होता है हमारा इंडक्शन मोटर। ठीक है, सिंपली इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा। प्रिंसिपल होगा हमारा फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। स्टेटर और रोटर के बीच में हमारा एयर गैपिंग का आएगा, वो सब हम देखेंगे। अभी बस आप इतना समझिए।
और अगर हमारा मान लीजिए इनपुट होता है मैकेनिकल एनर्जी, इनपुट होता है मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी एंड आउटपुट होता है हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तब हम कहेंगे इसे इंडक्शन जनरेटर। क्या कहेंगे फ्रेंड्स? इंडक्शन जनरेटर। समझ में आया? और इन दोनों को कंबाइन करके हम बोलेंगे इंडक्शन मशीन, इंडक्शन मशीन। अब देखिए, अब चाहे थ्योरी कितना भी लिख लीजिए, अगर इस टाइप का आप डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो आप लोगों को खुद का अपना नोट्स अच्छा भी दिखेगा। अगर आपका कोई फ्रेंड्स आपका नोट्स पढ़ रहा है तो वो डायरेक्ट समझ जाएगा कि आप क्या चीज़ एक्सप्लेन करना चाहते हैं। तो ये समझ में आया। इंडक्शन मशीन इज अ रोटेटिंग मशीन, ठीक है। बेसिकली इट इज अ रोटेटिंग मशीन विच इधर टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। अगर हम कंस्ट्रक्शन वाइज देखें तो कोई भी डिफरेंस नहीं रहेगा इसमें, कंस्ट्रक्शन वाइज दोनों ही सेम रहेंगे। सिर्फ हमारा क्या हो जाएगा, हमारा कन्वर्जन अलग हो जाएगा, ठीक है। इनपुट और आउटपुट में चेंजेस आएंगे। इतना आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखेंगे? उसके बाद हम देखेंगे इंडक्शन मशीन जनरली दो मोड में काम करता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा, ये चीज आप नोट डाउन कर लीजिए। इंडक्शन मशीन मेनली दो मोड में काम करता है। आप सोच रहे होंगे कौन कौन सा दो मोड? तो यही मोड है, देखिए, जनरेटिंग मोड एंड मोटरिंग मोड। वर्क्स ऑन टू मोड्स, दो मोड में जनरली काम करता है। जैसे कि हमारा डीसी जनरेटर और डीसी मोटर था, तो वहां पर भी एक मोटरिंग मोड था और ये जनरेटिंग मोड था। तो यहां पर हम बोलेंगे फर्स्ट मोटरिंग मोड पहला, और सेकेंड हमारा होता है जनरेटिंग मोड, जिसे हम बोल रहे हैं इंडक्शन जनरेटर। इतना आप लोगों को समझ में आ रहा हुआ, आई होप। बहुत देखिए, मैं बेसिक से कर रही हूँ, क्योंकि अगर बेसिक क्वेश्चन आप लोगों को नहीं बनता है तो आप फिर टफ लेवल का क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, है ना। इसीलिए पहला देखिए मोटरिंग मोड, मोटरिंग मोड। यहां पर हमारा क्या होता है, इंडक्शन मोटर हमेशा सिंक्रोनस स्पीड से थोड़े कम स्पीड में चलेगा। मान लीजिए हमारा सिंक्रोनस स्पीड 1500 आरपीएम है, तो हमारा रोटर का स्पीड हो जाएगा मान लीजिए 1470 आरपीएम। कभी भी हमारा सिंक्रोनस स्पीड पे वर्क नहीं करता है वो, क्योंकि यहाँ पर स्लिप का कंसेप्ट आता है। अगर वो सेम सिंक्रोनस स्पीड पे रोटर और स्टेटर दोनों ही घूमने लगे तो हमारा क्या हो जाता है, वो एज अ सिंक्रोनस मशीन बन जाएगा। तो कभी भी इंडक्शन मोटर का स्पीड सिंक्रोनस स्पीड नहीं होता है, हमेशा लेस देन होता है, उससे थोड़ा सा स्पीड लेस होगा। तो ये हो जाएगा सिंक्रोनस स्पीड, ये हो जाएगा हमारा रोटर का स्पीड। तो स्टेटर और रोटर मैग्नेटिक फील्ड में हमारा क्या होता है, स्लिप का कंसेप्ट आता है, कभी भी सेम स्पीड पे नहीं होते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बोल लूँ हमेशा NR इज लेस देन NS, तब वो हम बोलेंगे इंडक्शन मोटर की तरह काम करेगा और मोटरिंग मोड में हमारा मशीन आ जाएगा। फर्स्ट कंसेप्ट। सेकंड कंसेप्ट, अगर रोटर का स्पीड ज़्यादा हो गया हमारे सिंक्रोनस स्पीड से, यहाँ पर NS हमारा सिंक्रोनस स्पीड है, तब हम कहेंगे इन जनरेटिंग मोड में काम कर रहा है। इंडक्शन जनरेटर से सिर्फ आपको यही पढ़ के जाने की ज़रूरत है कि अगर हमारा इंडक्शन मशीन जनरेटिंग मोड में काम करेगा, तब वहाँ पर रोटर स्पीड ग्रेटर देन हमारा क्या हो जाएगा, NS हो जाएगा। समझ में आया? तो इसे मैं ये कह दूंगी इंडक्शन जनरेटर। और हम स्लिप का कंसेप्ट देखिए फ्रेंड, जब पढ़ेंगे तब वहाँ पर हम देखेंगे कि मोटर के लिए क्या रेंज होता है और जनरेटर के लिए क्या होता है स्लिप। यहाँ पर आप लोगों को एक स्लिप का फेनोमेना पढ़ना है। जब जब आप इंडक्शन मोटर पढ़ेंगे, चाहे कितना भी पढ़ें, स्लिप का फेनोमेना जरूर आएगा। और सिंक्रोनस मशीन जब आप पढ़ रहे थे, चाहे जनरेटर हो चाहे मोटर हो, वहाँ पर कहीं भी स्लिप का कंसेप्ट आपको देखने को नहीं मिल रहा था, क्योंकि वहाँ पर हमारा स्लिप हो रहा था 0, ठीक है। वहाँ दोनों ही एक ही मैग्नेटिक लॉकिंग हो जा रही थी और एक स्पीड पे रन कर रहे थे, इसीलिए वहाँ पर स्लिप का फेनोमेना नहीं आ रहा था। लेकिन यहाँ पर स्लिप का फेनोमेना आएगा
और आप लोगों को इसका डेफिनेशन भी पढ़ना है स्लिप का, और अगर न्यूमेरिकल आता है तो सिंपल न्यूमेरिकल आता है आपके एसएससी जेईई एग्जामिनेशन में, तो इतना नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम कुछ फीचर्स देखेंगे इंडक्शन मोटर का, ठीक है, इंडक्शन मशीन का, ठीक है। ये मैं मिटा दे रही हूं। नेक्स्ट हेडिंग आप लोगों को जो डालना है वो डालना है फीचर्स ऑफ इंडक्शन मशीन। फीचर्स ऑफ इंडक्शन मशीन, क्या क्या फीचर्स हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है, ओके। ठीक है, देख लीजिए। फीचर्स ऑफ इंडक्शन मशीन। देखिए एक चीज मैं आप लोगों को और एक्सप्लेन करना चाहूंगी। यहां पर हम 3 मशीन देखे थे, डीसी मशीन, सिंक्रोनस मशीन, और अब पढ़ रहे हैं हम इंडक्शन मशीन, या फिर इंडक्शन मोटर भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जनरेटर हमारे सिलेबस में ज़्यादा होता नहीं है, सिर्फ मोटर पढ़ना पड़ता है, इसीलिए हम इंडक्शन मोटर पढ़ते हैं। आते हैं हमारे स्टेटर पार्ट में। तो जैसा कि आप जानते हैं स्टेटर होता है हमारा स्टेशनरी, और ये हमारा होता है रोटर, ठीक है, रोटर होता है। तो जब हम सिंक्रोनस मशीन, अभी हमने सिंक्रोनस मशीन का पूरा लेक्चर कवर किया था, उसमें हम लोगों ने देखा कि स्टेटर में हम क्या देते हैं, एसी सप्लाई, और देते हैं हम आर्मेचर वाइंडिंग। ये आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा। और रोटर में हम देते हैं डीसी फील्ड वाइंडिंग हम देते हैं डीसी, रोटर में हम देते हैं फील्ड वाइंडिंग, और हम कनेक्ट करते हैं डीसी सोर्स के हेल्प से रोटर को कनेक्ट करते हैं। स्टेटर को हम लोग क्या करते हैं, 3 फेज एसी सप्लाई देते हैं। ये आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा। उसके बाद इन दोनों ही मशीन में, डीसी मशीन एंड इंडक्शन मशीन में, इसका जस्ट ऑपोजिट आता है। तो ये होता है हमारा डीसी फील्ड, ठीक है, फील्ड। यहां पर स्टेटर में हम फील्ड वाइंडिंग देते हैं, और यहां पर हम देते हैं आर्मेचर वाइंडिंग रोटर में। यहां पर भी हम देते हैं फील्ड वाइंडिंग, और यहां पर हम देते हैं आर्मेचर वाइंडिंग, ठीक है। और इन दोनों में ही हमारा क्या होता है, इस इंडक्शन मोटर मशीन के केस में देखिए फ्रेंड्स, दोनों में ही एसी नेचर का होता है। म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से हमारा ऑपरेशन होता है, म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्शन का फेनोमेना आप लोगों को देखने को मिलेगा। म्यूचुअल इंडक्शन का फेनोमेना और कहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है, ट्रांसफार्मर में आप लोगों ने देखा था। उसके बाद आप अगर घर में देखेंगे, किचन में अपने, तो वहां पर आप लोगों को देखने मिलेगा इंडक्शन। जब आप इंडक्शन होता है उसमें भी देखिए इसमें फेनोमेना होता है, इसका फेनोमेना आप लोगों को दिखाई देगा। तो इसे आप पहले नोट डाउन करिए, उसके बाद चीजें समझिए, ठीक है। चीजें समझने की ये है कि यहां पर आप लोगों को क्या होता है, फील्ड में यहां पर हम लोगों को देख एसी और डीसी दोनों नेचर का होता है, लेकिन जब आप इंडक्शन मशीन या इंडक्शन मोटर पढ़ेंगे तब यहां पर आपको फील्ड और आर्मेचर दोनों में ही एसी दिखाई देगा, एसी ही मिलेगा। और ये होता है हमारा म्यूचुअल इंडक्शन पे बेस्ड, फेनोमेना पे बेस्ड होता है। तो इसीलिए फर्स्ट पॉइंट हमारा इंडक्शन मशीन के लिए है, इंडक्शन मशीन या इंडक्शन मोटर इज अ सिंगली एक्साइटेड मशीन, इसीलिए इसको सिंगली एक्साइटेड मशीन कहा जाता है, ठीक है। आई होप ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। फर्स्ट पॉइंट, सिंगली एक्साइटेड मशीन। अब या मोटर बोल लीजिए, हम जनरेटर की बात अब बाद में करेंगे, ठीक है। सेकेंड पॉइंट हम लोगों का ये है कि इट इज सिमिलर टू ट्रांसफॉर्मर, इट इज सिमिलर टू ट्रांसफॉर्मर with secondary winding short circuited, ठीक है। सेकेंडरी वाइंडिंग को शॉर्ट कर दिया जाता है, शॉर्ट सर्किटेड। दिस इज आवर थर्ड पॉइंट।
तो देखिए ट्रांसफार्मर जब आप पढ़ रहे थे तो वहां पर भी आप लोगों को म्यूचुअल इंडक्शन का फेनोमेना दिखाई दे रहा था बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी। यहां पर भी हम बोलेंगे इट इज सिमिलर टू ट्रांसफार्मर विथ सेकेंडरी वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट। दिस इज द सेकेंड पॉइंट दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। द थर्ड पॉइंट इज दैट it is a variable frequency मशीन। यहां पर हम लोगों को एक और नया टर्म दिखाई देगा, स्लिप फ्रीक्वेंसी, बट उसके पहले आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा स्लिप क्या होता है। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे, अभी बेसिक इतना आप समझ लीजिए। फोर्थ पॉइंट ये आपका देखिए, इट इज़ अ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी मशीन है। हम लोगों को देखना पड़ेगा स्टेटर का फ्रीक्वेंसी अलग होता है। स्टेटर का फ्रीक्वेंसी होता है जो हम 3 फेज सप्लाई का फ्रीक्वेंसी देते हैं, मान लीजिए 50 हर्ट्ज। एक नया रोटर का भी फ्रीक्वेंसी आप लोगों को देखने को मिलेगा अराउंड 1.5 हर्ट्ज और 2 हर्ट्ज। क्यों होता है सब मैं आपसे डिस्कस करूंगी, बस आप ये समझिए कि इट इज़ अ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी मशीन। द थर्ड पॉइंट इज दैट इंडक्शन मोटर always runs at a speed less than synchronous speed, जिसे हम बोल रहे थे ns। और सिंक्रोनस मशीन के केस में देखिए ns हमारा क्या होता है 120f/p, सेम यहां पर हमारा होता है 120f/p। कोई चेंजेस नहीं है, सिंक्रोनस स्पीड तो वही रहेगा हमारा। फ्रीक्वेंसी पे डायरेक्ट रिलेशन होता है और पोल के इन्वर्सली रिलेशन होता है। तो यहाँ लिख लीजिए आप, सिंक्रोनस स्पीड कैन बी डिफाइंड एज 120f/p। और मान लीजिए अगर कोई नया स्टूडेंट है तो उनको ये समझना है f हमारा यहाँ पर है फ्रीक्वेंसी या फिर सप्लाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी, और p हमारा है नंबर ऑफ पोल्स। तो देखिए नंबर ऑफ पोल्स हमेशा क्या होता है पेयर्स में होते हैं, जैसे 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमेशा पेयर में होगा, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि पोल आपका 3 हो गया या फिर 5 हो गया, क्योंकि जब आप एक मैग्नेट का देखेंगे, मैग्नेट कभी भी मोनोपोल उसका एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर एक साउथ है तो दूसरा नॉर्थ जरूर होगा, या फिर एक नॉर्थ है तो दूसरा साउथ जरूर होगा। चाहे आप मैग्नेट के टुकड़े टुकड़े कर दीजिए, उसमें हमेशा अगर एक नॉर्थ है तो दूसरा साउथ में साउथ अपने आप बन जाएगा, और अगर एक साउथ है तो दूसरा अपने आप नॉर्थ बन जाएगा। इसीलिए हमेशा पोल्स पेयर में पाए जाते हैं किसी भी एक मशीन में, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आया। ये हमारा कुछ क्या है फीचर्स है, और इसके बाद हम ये बोल सकते हैं इट जस्ट अ सिमिलर टू डीसी शंट मोटर। शंट मोटर के समान ही होता है, ये हम देखेंगे कि कैसे हम इसका स्पीड कंट्रोल करते हैं। स्पीड कंट्रोल का फेनोमेना हमने डीसी मशीन में भी देखा था, डीसी मोटर में स्पीड कंट्रोल का फेनोमेना क्या क्या मेथड्स होते हैं। सिमिलरली हम लोगों का यहाँ पर क्या होता है मेथड्स होते हैं स्पीड कंट्रोल करने का। तो इतना आप देखिए, उसके बाद मैं कुछ स्टेटर और रोटर के बारे में भी बात करूंगी, ठीक है। समझ में आया इतनी बात, नोट डाउन कर लीजिए। इसमें कई बार आप लोगों को पूछा जाता है, अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो पूछा जाता है सिंगली एक्साइटेड मशीन क्यों कहते हैं, या फिर इसका हम लोगों को ऑपरेशन बताइए, क्योंकि इंडक्शन मोटर मोस्ट प्रैक्टिकली यूज होता है आपके इंडस्ट्रीज में, बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है इंडक्शन मोटर का। इसीलिए एग्जामिनर या इंटरव्यूअर हमेशा इंडक्शन मोटर पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज थोड़ी बहुत है या नहीं है, वो चेक करने के लिए, ठीक है। इंडक्शन मोटर, अब उसके बाद हम लोग थोड़ा सा और देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे सबसे पहले कि सिंक्रोनस मोटर और इंडक्शन मोटर में क्या क्या थोड़ा बहुत माइनर डिफरेंस आता है, वो चीज़ देखेंगे। उसके बाद हम अपना स्टार्ट करेंगे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। तो आप लोग एक हेडिंग डालिए, डिफरेंस बिटवीन या फिर कंपैरिजन बिटवीन इंडक्शन मोटर एंड सिंक्रोनस मोटर, ठीक है फ्रेंड। तो अब आप कंपैरिजन डाल लीजिए, पहले थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं। जब आप किसी भी मशीन को कंपेयर कर लेते हैं तब आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे कि डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है। अगर मान लीजिए मैं आपको ऑपरेशन पूरा बता देती हूँ, पूरा प्रिंसिपल बता देती हूँ, लेकिन आपको थोड़ा बहुत डाउट मन में रह जाएगा कि इस मोटर और उस मोटर में डिफरेंस क्या था, तो
तो आपको क्या करना है, आपको 2 कॉलम बनाना है, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करना है कि सिंक्रोनस मोटर और इंडक्शन मोटर में बेसिक जो डिफरेंस है वो क्या है। उसके बाद आप ऑपरेशन पढ़ेंगे तो मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा होगा। तो एक साइड हम लोग लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड सिंक्रोनस मोटर और दूसरी तरफ हम लिखते हैं इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर जैसा कि मैंने अभी पहला पॉइंट आपसे डिस्कस किया था कि सिंक्रोनस मोटर हमेशा डबली एक्साइटेड मशीन होता है। तो फर्स्ट पॉइंट आपका आएगा इट इज अ डबली एक्साइटेड मशीन। ठीक है, डबली एक्साइटेड मशीन होता है या मोटर होता है, मशीन लिख लीजिए। इसमें हम लोगों ने फर्स्ट पॉइंट देखा इट इज अ सिंगली एक्साइटेड मशीन। सिंगली एक्साइटेड मशीन, ठीक है, पहला पॉइंट देख लीजिए। सेकंड वाइंडिंग, अभी सेकंड पॉइंट है आर्मेचर वाइंडिंग को हम कहाँ रखते थे, जरा याद करिए। आर्मेचर वाइंडिंग को हमेशा सिंक्रोनस मोटर के केस में स्टेटर में रखते हैं एंड फील्ड वाइंडिंग ऑन रोटर। फील्ड वाइंडिंग ऑन रोटर। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कहीं आप शायद पढ़े होंगे कि फील्ड वाइंडिंग को स्टेटर में रखते हैं और आर्मेचर वाइंडिंग को रोटर में रखते हैं। तो देखिए ऐसा होता है, जब आप सिंक्रोनस मशीन पढ़ेंगे चाहे जनरेटर या मोटर, वहां पर आप कुछ भी रख सकते हैं, किसी को भी। बट अगर मैं मोस्ट ऑफ द टाइम बोलूँ, लार्ज मशीन के लिए इस टाइप का कंस्ट्रक्शन प्रेफर किया जाता है। और क्यों किया जाता है, जब मैं आपसे सिंक्रोनस मशीन पढ़ा रही थी, डिस्कस कर रही थी, वहां पर ये मैंने पॉइंट डिस्कस किया है। ठीक है, आर्मेचर वाइंडिंग ऑन स्टेटर एंड फील्ड वाइंडिंग ऑन रोटर। और क्यों बोलते हैं हम लोग इसको सिंगली एक्साइटेड डबली एक्साइटेड मशीन, एसी एंड डीसी दोनों नेचर का होता है, जबकि यहाँ पर सिर्फ एसी फेनोमेना आप लोगों को देखने को मिलता है। सेकंड पॉइंट इसमें आप लिख लीजिए, जस्ट ऑपोजिट कर दीजिए। आर्मेचर वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग ऑन रोटर एंड फील्ड वाइंडिंग ऑन स्टेटर। फील्ड वाइंडिंग ऑन स्टेटर। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आई। कंस्ट्रक्शन, पहले तो कंस्ट्रक्शन समझना जरूरी है, उसके बाद तो आप समझ में आएगा कि डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है। तो ये हमारा हुआ सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट जब मैं आप लोगों को डिस्कस कर रही थी, देखिए ईएमएफ का मैंने डिस्कशन किया था, पूरा कंप्लीट मैंने डिस्कशन किया था ईएमएफ क्या होता है। उसके बाद हमारा 2 टाइप का ईएमएफ होता है, डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। और ये किस किस मशीन में होता है। फॉर एग्जांपल जब आप ट्रांसफार्मर पढ़ रहे थे तो वहां पर आप लोगों को स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ देखने को मिला था, क्योंकि वो एक स्टैटिक मशीन है, वहां पर हमारा कंडक्टर्स मूविंग नहीं होते हैं, इसीलिए जो भी ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है वो स्टैटिक नेचर का होता है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर। सेकेंड केस, जितने भी रोटेटिंग मशीन है, जैसे कि हमारा क्या हो जाता है जनरेटर एंड मोटर, वहां पर हम लोग क्या देखे थे, डायनामिक का भी फिनोमेना देखे थे। तो इसमें हमारा क्या होता है, डायनामिक नेचर का होता है, इसे हम बोलेंगे डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ पर प्रोड्यूस होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, जब आप इंडक्शन मोटर पढ़ेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को दोनों ही नेचर का ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि इंडक्शन मोटर इज जस्ट लाइक अ ट्रांसफॉर्मर विथ सेकेंडरी शॉर्ट सर्किटेड। So here we can say that it consists of both statically induced EMF and dynamically induced EMF। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आई, आई होप। EMF देख लीजिए, थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट आप लोगों को ये समझना है कि अभी मैंने स्पीड का जब डिस्कशन किया आप लोगों से, तो मैंने कहा हमेशा सिंक्रोनस स्पीड क्या होता है, रोटेट करता है सिंक्रोनस स्पीड में। तो यहां पर हमारा मोटर रन्स एट, ऑलवेज रन्स एट लिखिए, मोटर ऑलवेज रन्स एट सिंक्रोनस स्पीड। हमेशा ये स्पीड कांस्टेंट होता है, सिंक्रोनस स्पीड होता है।
जिसे मैं कहती हूँ, देखिए इस NS इज इक्वल टू 120F अपॉन में P, ये होता है हमारा फॉर्मूला। लेकिन जब भी आप इंडक्शन पढ़ेंगे, हमेशा जो मोटर होगा, द मोटर ऑलवेज रन्स एट अ स्पीड लेस देन सिंक्रोनस स्पीड, ठीक है। मैं बोल सकती हूँ NR इज ऑलवेज लेस देन NS। तो इस मोटर को हम बोलेंगे इंडक्शन मोटर। ये देखिए बिल्कुल बेसिक पॉइंट्स मैं आप लोगों से डिस्कस कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने देखा था एक 3 फेज सिंक्रोनस मोटर कभी भी सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है, उसे सेल्फ स्टार्टिंग बनाया जाता है बाय यूजिंग मेथड्स लाइक ऑक्सिलरी स्टार्टिंग मेथड, डैम्पर वाइंडिंग, और इस तरीके का 2-3 मेथड हम लोगों ने देखा था, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूंगी आप बहुत अच्छे तरीके से वीडियो देखिए, एक एक चीज का डिस्कशन किया गया है। और यहां पर आप लिख सकते हैं 3 फेज synchronous motor is not self starting, this is the important point, सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है। लेकिन अगर मैं 3 फेज इंडक्शन मोटर की बात करूं, अ 3 फेज इंडक्शन मोटर इज ऑलवेज सेल्फ स्टार्टिंग। लेकिन एक पॉइंट, नोट पॉइंट अगर आप कहीं है ऊपर में स्पेसिंग आप लोगों के, तो वहां लिख लीजिए अ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है। कौन? हमारा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। और क्यों नहीं होता है वहां हम देखेंगे जब हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर डिस्कस करेंगे। ये हमारा देखिए बेसिक डिफरेंस है। उसके बाद हम कह सकते हैं 6th पॉइंट, it can operate on any power factor। किसी भी पावर फैक्टर में आप वर्क करा सकते हैं एक सिंक्रोनस मोटर को, जैसे कि लीडिंग पावर फैक्टर पे आपने वर्क कराया था, लैगिंग पे आप करा सकते हैं, आप यूपीएफ पे करा सकते हैं। तो यहां आप लिख सकते हैं दैट इज लैगिंग, लीडिंग एंड यूपीएफ, ठीक है। आप किसी भी पावर फैक्टर पे इस सिंक्रोनस मोटर को करा सकते हैं वर्क। लेकिन हम क्या बोल सकते हैं यहां पर, इंडक्शन मोटर ऑलवेज ऑपरेट एट लैगिंग पावर फैक्टर पे काम करता है, और एंड पावर फैक्टर कंट्रोल इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, नॉट पॉसिबल। ये आप लोगों को बेसिक डिफरेंस समझ में आया। कभी भी हम सिंक्रोनस मोटर को ऑपरेट करा सकते हैं लैगिंग पावर फैक्टर पे, लीडिंग पावर फैक्टर पे, यूपीएफ पे, लेकिन हम अपने इंडक्शन मोटर को कभी भी लीडिंग या फिर यूपीएफ में नहीं करा सकते हैं। इट ऑलवेज ऑपरेट एट लैगिंग पावर फैक्टर, बिकॉज हमारा इंडक्शन का फिनोमेना है। हमारे क्या होंगे, बहुत सारे इंडक्टर्स आएंगे, इंडक्टर्स यानी कि कॉइल्स आएंगे, और इस पे ये फिनोमेना पूरा बेस्ड है। तो देखिए ये 6 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को समझने के लिए, ठीक है, समझने के लिए। और इस पॉइंट से आप लोग ये भी समझ सकते हैं, आप 4th पॉइंट से देखिए ये भी समझ सकते हैं कि इसका एक सिंक्रोनस मोटर का स्पीड कंट्रोल करना कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक ही स्पीड पे काम करता है। इसीलिए जब आप ये टॉपिक पढ़ रहे थे तो वहां पर कभी भी आप लोगों को ये टॉपिक नहीं दिखा होगा, स्पीड कंट्रोल ऑफ सिंक्रोनस मोटर, कभी भी ऐसा नहीं दिखा होगा। लेकिन जब आप डीसी और इंडक्शन मोटर पढ़ेंगे तब वहां पर ये आप टॉपिक सिलेबस में देखिए कि स्पीड कंट्रोल क्वेश्चन में दिया, आपके सिलेबस में मेंशन है। इसीलिए हम बोल सकते हैं, देखिए स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर इज पॉसिबल। तो आप 7th पॉइंट इसे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर स्पेसिंग नहीं है, लेकिन जो बेसिक पॉइंट है वो मैं आप लोगों से डिस्कस कर चुकी हूँ। लिख लेते हैं, 2 पॉइंट और हैं, उसे भी हम देख लेंगे। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग क्या है, आप लोगों को नोट्स बनाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ आप ऑब्जेक्टिव के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, आप मेंस के लिए भी पढ़ रहे हैं। और मेंस में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन
सिंक्रोनस मोटर और एंड इंडक्शन मोटर, या फिर कंपैरिजन पूछ देता है। लिख लेते हैं हमारा सेवेंथ पॉइंट। स्पीड कंट्रोल इज नॉट पॉसिबल नहीं होता है हमारा, जबकि इंडक्शन मोटर में स्पीड को कंट्रोल करना पॉसिबल है। स्पीड कंट्रोल इज पॉसिबल। 8th पॉइंट जो जरूरी है, देखिए आपको पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए मैंने एक पॉइंट डिस्कस किया था। पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए सिंक्रोनस मोटर का यूज किया जाता है जब वो काम करेगा लीडिंग पावर फैक्टर में विथ नो मैकेनिकल लोड। कोई भी मैकेनिकल लोड आप मत कनेक्ट करिए, एक सिंक्रोनस मोटर को लीडिंग पावर फैक्टर पे ऑपरेट करा दीजिए, तो वह एज अ सिंक्रोनस कंडेंसर काम करेगा और पावर फैक्टर को इंप्रूवमेंट के काम आएगा। तो ये फेनोमेना हम लोगों को देखने को मिलता है सिंक्रोनस मोटर में। यहाँ पे लिख लीजिए, इट कैन बी यूज्ड एज synchronous condenser for power factor improvement। ठीक है, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के ये आपको काम आएगा। 8th पॉइंट आप लिख सकते हैं, इट कैन नॉट बी यूज्ड एज अ सिंक्रोनस कंडेंसर। तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगा वो मैंने लिखवा दिया है। बाकी अगर आपको 1-2 पॉइंट्स देखने को मिलते हैं तो वो ऐड कर लीजिए, लेकिन बेसिक डिफरेंस यही है एक सिंक्रोनस मोटर और एक इंडक्शन मोटर के बीच में। ठीक है, इसे आप एक अच्छे फ्रेश पेज में लिखिए। कभी आपको कोई जूनियर आपसे पूछता है या आपका कोई बैचमेट आपसे पूछता है, तब वहां पर आप लोगों को ये सब चीजें एक्सप्लेन करनी है कि ये मेन डिफरेंस होता है एक सिंक्रोनस मोटर और एक इंडक्शन मोटर के बीच में। ठीक है फ्रेंड्स, ये नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम अपना रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के पूरे कंसेप्ट पे आएंगे और देखेंगे हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का क्या कंसेप्ट होता है। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आप जब पढ़ रहे होंगे सिंक्रोनस मशीन के केस में, तो वहां पर 3 फेज का कंसेप्ट देखे होंगे, 3 फेज करंट का कंसेप्ट देखे होंगे, 120° प्लेस्ड होता है आपस में। वही सब सेम कंसेप्ट है यहाँ पर, वही चीज आप लोग एक बार फटाफट देख लीजिए। इस पे बेस्ड सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछता है, मैग्नीट्यूड पूछता है क्या होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग आप लोगों को डालना है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इन केस ऑफ इंडक्शन मोटर। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इन केस ऑफ इंडक्शन मोटर, हेडिंग डाल लीजिए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इन इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर में कैसे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, कितना इसका मैग्नीट्यूड होता है, कैसे जनरेट होता है, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। देखिए इस हमारा मोटर में भी 2 पार्ट्स होते हैं, एक स्टेशनरी पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं स्टेटर और दूसरा होता है रोटेटिंग पार्ट जिसे हम बोलते हैं रोटर। नाम नोट कर लीजिए आप, पहला होता है स्टेटर और सेकंड होता है हमारा रोटर। लेकिन इसमें आप लोगों को स्टेटर में आपको प्राइमरी बोलेंगे, जैसे कि हम ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी देखते थे, वैसे ही हम यहाँ पर स्टेटर जहाँ लिखा रहेगा उसे हमें प्राइमरी ट्रीट करेंगे और रोटर को हम सेकेंडरी ट्रीट करेंगे। ठीक है, इतना बात आप लोगों को समझ में आया। फर्स्ट पॉइंट, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इन इंडक्शन मोटर। तो जैसे सिंक्रोनस मोटर में होता है, वहाँ यहाँ पर भी कुछ सिमिलर कंसेप्ट होगा। हम यहाँ बोलेंगे अ 3 फेज इंडक्शन मोटर इज, इसमें क्या बोलना है हम लोगों को, प्रॉपर्टी बोलना है। 3 फेज इंडक्शन मोटर कंसिस्ट ऑफ अ 3 फेज वाइंडिंग at its stationary part called stator। हम इसे स्टेटर बोल रहे हैं। ठीक है, स्टेशनरी पार्ट को स्टेटर बोल दे रहे हैं। और यहाँ पर हमें 3 फेज वाइंडिंग का कंसेप्ट देखने को मिलेगा। मान लीजिए ये हमारा स्टेटर है आउटर वाला, उसमें हम लोगों को क्या होगा, 3 फेज वाइंडिंग कनेक्टेड है, 3 फेज वाइंडिंग। ओके,
उसके बाद आप लोगों को सेकंड पॉइंट ये नोट करना है कि स्टेटर हमारा डेल्टा और स्टार दोनों में ही कनेक्टेड हो सकता है। स्टेटर कैन बी कनेक्टेड इन स्टार और डेल्टा। डेल्टा कनेक्टेड हो सकता है या फिर स्टार में किसी में भी कनेक्शन हो सकता है, वो हम देखेंगे स्टार कनेक्शन है या डेल्टा कनेक्शन है। दिस इज द सेकेंड पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर। द थर्ड पॉइंट इज दैट द थ्री फेस winding in the three phase winding are displaced electrically by 120 डिग्री। यानी कि तीनों वाइंडिंग क्या हो जाएगा, मान लीजिए हमारा ए बी सी है थ्री फेज, वो हमारा कनेक्टेड रहेगा 120 डिग्री, आपस में रहेंगे, फिजिकली प्लेस्ड रहेगा। समझ में आया इतनी बात? उसके बाद हम ये बोल सकते हैं, मान लीजिए ये मैं आप लोग को मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूं। मान लीजिए ये हमारा स्टेटर है, फेस हमारा क्या है, ये ए है, ए फेस का है, ये बी फेस का है और ये हमारा है सी फेस का। ठीक है, ए फेस, बी फेस, सी फेस। तो इससे जो करंट होगा उसे हम बोलेंगे आईए फेस ए का, इससे करंट होगा उसे हम बोलेंगे बी फेस का, और इससे जो करंट आएगा वो हो जाएगा हमारा सी फेस का। यहाँ पर हमारा नंबर ऑफ टर्न्स Na होगा, या फिर सिंपली नंबर ऑफ टर्न्स आप n ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, n आप कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या करना है, आप लोगों को ये समझना है कि आपका फाई ए यहाँ पर प्रोड्यूस होगा, इस करंट की वजह से हमारा फ्लक्स जो प्रोड्यूस्ड होगा वो फाई ए बोलेंगे, यहाँ पर हम बोलेंगे फाई बी और यहाँ पर हम बोलेंगे फाई सी। सिंपली आप ये बोल सकते हैं, अगर ये फाई ए होगा तो उसके 120 डिग्री के बाद हमारा आएगा फाई बी, और उसकी फिर 120 डिग्री के बाद आएगा आपका फाई सी, और फिर आएगा 120 डिग्री के बाद आपका फाई ए। ये होता है हमारा थ्री फेस वाइंडिंग, स्टेटर में दिया जाता है। थ्री फेस वाइंडिंग मस्ट बी फिजिकली डिस्प्लेस्ड बाई एन एंगल 120 डिग्री। इतना आप लोगों को समझ में आया, एक दूसरे से 120 डिग्री होगा। करंट के फॉर्म में आप अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, मान लीजिए तो ये आपका करंट आईए है, ये आपका करंट हो जाएगा आई बी, और ये आपका करंट हो जाएगा आई सी। 120 डिग्री, 120 डिग्री एंड 120 डिग्री। ये हमारा क्या है, इन देखिए आपस में तीनों 120 डिग्री हमारा कनेक्शन है। तो आपको पहले ये समझना है कि a three-phase induction motor consists of a three-phase winding at its stationary part which is called stator, and the stator can be connected in a star or delta. A three-phase winding are displaced electrically by 120 degree. यानी कि ये फाई ए, फाई बी, फाई सी है, तीनों के बीच में 120 का डिफरेंस है। यहाँ पर मैंने क्या है, इसको फिजिकली बताया है कि यहाँ पर हमारा इस फेस का करंट आई ए है, नंबर ऑफ टर्न्स है n, और हमारा फाई ए, फाई बी, फाई सी, आई ए, आई बी, आई सी, प्लेस्ड एट एन एंगल 120 डिग्री। देखिए आप ऐसा तो नहीं स्टार्ट कर सकते हैं बिल्कुल मैं बताऊं और आप फॉर्मूला रट लिए और एग्जाम में गए भूल गए, इसीलिए आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़िए, एक बार में पढ़िए, ताकि आपको कोई भी एग्जाम हो कहीं डिफिकल्टी प्लेस ना हो, लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन भी इवन आप लोगों से आए तो आपसे वो बन सके। आइए हम एक वेवफॉर्म ड्रॉ करते हैं। वेवफॉर्म हम ड्रॉ करते हैं, मान लीजिए फाई का अभी मैं वेवफॉर्म ड्रॉ कर रही हूँ। सपोज ये हमारा फाई ए है, दिस इज अवर फाई ए, ये फाई ए का फेस है। 90 डिग्री देखिए यहाँ पर हो जाएगा, 120 डिग्री समथिंग यहाँ होगा, ये 0 से स्टार्ट होके ये 180 डिग्री होता है। इतना आप लोगों को आई थिंक अच्छे से नॉलेज होगा इस चीज़ के बारे में। फाई बी जो है आप लोगों का, फाई बी उसके 120 डिग्री के बाद अपीयर हो रहा है, यानी कि ये वाला हमारा जो है वो फाई बी का होगा, ठीक है, फाई बी। या फिर अगर आप करंट के टर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो इसको आई ए, आई बी और आई सी लिखिए। और सिमिलरली
यहाँ पर हमारा इसके कुछ और 120 डिग्री के बाद फाई सी आएगा। तो इस तरीके का कुछ आप लोगों को ये मिलेगा वेव फॉर्म। आप इसे और एक्सटेंड कर सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, लेकिन यहाँ से स्टार्ट होगा ये 120 डिग्री इसके बाद से, उसके 120 डिग्री के बाद से फाई सी स्टार्ट होगा। अगर करंट के टर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो ये हो जाएगा आई ए, आई बी, आई सी। अदरवाइज फ्लक्स के टर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो ऐसा होगा। अब और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आप लोगों को थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। देखिए, अगर मान लीजिए ए फेस है, बी फेस है और हमारा एक लास्ट सी फेस है, तो यहां पर ए फेस का हम लोग स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए नंबर ऑफ टर्न्स n है, कॉस थीटा है यहां पर। तो बी फेस के लिए कॉस थीटा माइनस 120 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद आ रहा है। माइनस में क्यों लिखी हूं? क्योंकि देखिए ए के 120 डिग्री के बाद अपीयर हो रहा है, यानी लैग हो रहा है। तो जब भी लैग होता है, बाद में अपीयर होता है, तो माइनस 120 डिग्री लिखते हैं। सी फेस के लिए अगर मैं देखूं तो सी के लिए एन कॉस थीटा माइनस 240 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए इस ए को अगर मैं रेफरेंस लेती हूँ, इसके 120 प्लस 120 240 के बाद ये हमारा फेस सी आ रहा है। इसे और आप लिख सकते हैं एन कॉस थीटा प्लस 120 डिग्री। तो कई बुक में ऐसा दिया रहता है कॉस थीटा माइनस 120, कॉस थीटा माइनस 240 या फिर प्लस 120। तो ये हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स का पूरा कंसेप्ट, कॉस थीटा। ओके, इतना आप नोट डाउन करिए। उसके बाद थीटा आप लोगों का है स्पेस एंगल। थीटा को आप नीचे नोट डाउन कर लीजिए, थीटा इज द स्पेस एंगल। अगर मैं फाई के टर्म में रिप्रेजेंट करना चाहूँ या फिर करंट के टर्म में रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो वो भी हम कर सकते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। चाहे तो आप साइन में कर लीजिए या कोसाइन में कर लीजिए। जनरली बुक में दिया रहता है कोसाइन में, तो हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे कोसाइन वाला टर्म। करंट आई ए, आई बी, आई सी, करंट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ मैथमेटिकल और मैथमेटिकली एक्सप्रेस्ड एज, फिर से यहां लिखती हूं मैं फेस ए का, फेस बी का, फेस सी का। देखिए फ्रेंड्स, फेस ए के लिए अगर हम करंट आई ए लिए हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, आई ए कॉस ओमेगा टी। ठीक है, आई ए कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आई ए कॉस ओमेगा टी, ये हो जाएगा आई ए कॉस ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री, एंड दिस इज आई ए कॉस ओमेगा टी माइनस 240। ठीक है, ये हो जाएगा आप लोगों का करंट। समझ में आया? यहाँ आइए, फेस ए के लिए हम लोग को मैक्सिमम वैल्यू लेनी पड़ती है, तो आई एम डालिए, आई एम कॉस ओमेगा टी, आई एम कॉस ओमेगा टी माइनस 120 एंड आई एम कॉस ओमेगा टी माइनस 240। इतना आप लोगों को समझ में आया? ये मैं मिटा रही हूँ, और ये देखिए मिटा नहीं रही हूँ, यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ। अब आप लोग बताइए मुझे, जब मैग्नेटिक सर्किट आप पढ़ रहे थे वहां पर एमएमएफ का फॉर्मूला क्या होता था? जब एक कॉइल होता है उसमें करंट प्रोड्यूस होता है, मान लीजिए आई, नंबर ऑफ टर्न्स n होते हैं, तो यहाँ पर एमएमएफ प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स का फॉर्मूला होता है n इंटू आई। आई होप ये सब बेसिक फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा अच्छे तरीके से। अगर नहीं पता है तो देख लीजिए, एमएमएफ इज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट। तो यहां पर हम लोगों का एमएमएफ आएगा फॉर फेस ए फेस के लिए अगर मैं देखूं तो ये आ जाएगा आप लोगों का, इसे आप रिप्रेजेंट कर दीजिए एफ ए से। ठीक है, एन ए इंटू आई ए। एन क्या है यहां पर, एक ए फेस का एन कॉस थीटा इंटू
करंट क्या है देखिए Im cos ओमेगा टी। ठीक है, ओमेगा टी वाला जो टर्म है टी हमारा होता है टाइम एंगल, वहां पर थीटा हमारा स्पेस एंगल था, टी हमारा टाइम एंगल है। अगर मैं एमएमएफ लिखूं देखिए एमएमएफ फॉर फेस बी फेस के लिए तो ये हो जाएगा एन बी इंटू आई बी। एन बी क्या है देखिए फेस बी का अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स की बात करूं तो ये हो जाएगा हमारा एन कॉस थीटा माइनस 120 डिग्री इंटू आई एम कॉस ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री। एमएमएफ सी फेस के लिए कितना हो जाएगा देखिए एन सी इंटू आई सी, नंबर ऑफ टर्न्स एन कॉस थीटा माइनस 240 इंटू आई एम कॉस ओमेगा टी माइनस 240। बस कुछ नहीं है, प्रोडक्ट कर देना है नंबर ऑफ टर्न्स का इंटू करंट का, पूरा हमारा एमएमएफ आ जाएगा। अब उसके बाद अगर आप रिजल्टेंट देखेंगे, देखिए रिजल्टेंट निकालने के लिए आपको तीनों फेस के एमएमएफ को ऐड करना पड़ेगा, तब जाके आप लोगों का रिजल्टेंट आएगा। रिजल्टेंट एमएमएफ, रिजल्टेंट एमएमएफ जिसे मैं बोल रही हूँ एफ आर इज द सम ऑफ फेस ए प्लस फेस बी प्लस फेस सी। यहां जब आप तीनों को ऐड करेंगे देखिए उन तीनों को, तो फाइनल आप लोगों का इक्वेशन आप लोगों को ये देखने को मिलेगा रिजल्टेंट एमएमएफ इज इक्वल टू 3/2, रिजल्टेंट एमएमएफ इज इक्वल टू 3/2 एफ एम कॉस थीटा माइनस ओमेगा टी, थीटा माइनस ओमेगा टी। समझ में आया इतना बात? अब आपके पूरे, अगर मैं इस पूरे टॉपिक जितना मैंने डिस्कशन कराया उसमें से सिर्फ आपको ये रिजल्टेंट का ही इंपॉर्टेंस देखने को मिलेगा। ये आप फाइनल अब आप याद कर लीजिए। डायरेक्ट मैं बताती आप लोगों को समझ में नहीं आता, इस तीनों को ऐड करिए, मैथमेटिकल है वो आप खुद कर लीजिएगा, बहुत लेंथी है, यहाँ डिस्कशन करने की मुझे रिक्वायरमेंट नहीं थी इसलिए मैंने नहीं किया। 3/2 एफ एम कॉस थीटा माइनस ओमेगा टी। एफ एम हमारा क्या है देख लीजिए एन इंटू आई एम हमारा प्रोडक्ट होता है, ठीक है, वेयर एफ एम पीक वैल्यू ऑफ एम एम एफ इज इक्वल टू एन इंटू आई एम एफ एम। यहां पर मैं ये बोलूंगी इस इक्वेशन से जो हमारा एमएमएफ वेव था, ये हमारा एमएमएफ वेव है, इज ऑफ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, पहला पॉइंट, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू 3/2 एफ एम। यहां से आप लोगों को एमसीक्यूज पूछा जाता है, यहां पर इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए कितना एम्पलीट्यूड होता है। 3 फेस के लिए मैं बता रही हूं 3/2 1.5 एफ एम, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट हमारा ये है कि ट्रेवल कर रहा है इन पॉजिटिव थीटा डायरेक्शन, ट्रेवलिंग इन पॉजिटिव थीटा डायरेक्शन, ठीक है। तो बस यही पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है, 2 पॉइंट। इसके अलावा इससे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड से कभी भी ज्यादा एमसीक्यूज क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। उसके बाद हम स्पीड देख लेते हैं, सिंक्रोनस स्पीड क्या होता है, ये मैं मिटा दे रही हूँ। देखिए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का पूरा ये कंसेप्ट था, रिजल्टेंट एमएमएफ कितना हुआ, उसका फाइनल फॉर्मूला क्या हुआ और ये क्यों होता है, ये सब हम लोग ने डिस्कशन किया। जब 3 फेस एसी सप्लाई देते हैं आप 3 फेस वाइंडिंग में, तब वहां पर हम लोगों का तीनों फेस में करंट डेवलप होता है, एमएमएफ जनरेट होता है और रिजल्टेंट हमारा फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इतना बात आप लोगों को समझ में आया। उसके बाद एक सिंक्रोनस स्पीड मैं दोबारा बता देती हूँ, सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, फिर हम आगे मूव करेंगे हमारे अनदर टॉपिक में। सिंक्रोनस स्पीड, देखिए सिंक्रोनस स्पीड, जैसे कि हम लोगों ने सिंक्रोनस मोटर देखा था, वहां पर एक पर्टिकुलर स्पीड होता था जो कि फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता था डायरेक्टली। सेम हम लोग सिंक्रोनस स्पीड को डिफाइन करेंगे, ns इज इक्वल टू
120 F अपॉन में P, where F is the supply frequency in hertz, supply frequency in hertz, P is the number of poles, ठीक है, सिंक्रोनस स्पीड इज द नंबर ऑफ पोल्स। यहां पर हम लोगों को एक और स्पीड देखने को मिलता है जिसे हम बोलते हैं रोटर स्पीड, रोटर स्पीड। तो जब मैं प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन आप लोगों को समझाऊंगी वहां पर मैं ये दोनों टर्म और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, रोटर स्पीड क्या होता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का स्पीड क्या होता है। तो यहाँ पर आप बस इतना समझिए कि सिंक्रोनस स्पीड ns इज इक्वल टू 120 F अपॉन में P होता है। अगर F इज इक्वल टू मैं 50 हर्ट्ज रखूं और P को चेंज करूं, क्योंकि जनरली हमारा फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होता है। P के लिए आप 2 कैलकुलेट करिए, P पे 4 पे कैलकुलेट करके बताइए, 6 पे बताइए और मुझे 8 पे बताइए। आगे आप खुद सॉल्व कर पाएंगे कि क्या स्पीड आएगा। यहां से आपका सिंक्रोनस स्पीड आएगा 120 F अपॉन में P। तो सिंक्रोनस स्पीड आपको आएगा 3000 आरपीएम, ये आप चेक कर सकते हैं। और ये एक हाईएस्ट स्पीड होता है 3000 आरपीएम हमारा, क्योंकि नंबर ऑफ पोल्स मिनिमम 2 ही हो सकते हैं, उससे आप कम नहीं कर सकते। 2 पोल मशीन के लिए सिंक्रोनस स्पीड 3000 आरपीएम होगा। अगर एक इंडक्शन मोटर 2 पोल का है तो वो हमेशा 3000 आरपीएम से कम पे रन करेगा। सेकंड, P इक्वल टू 4 पे NS 120 F अपॉन में 4, तो ये आ जाएगा आपका 1500 आरपीएम। ठीक है, चेक कर लीजिए। वैसे भी पोल को डबल किए तो स्पीड आधा हो जाएगा। 6 के लिए अगर आप करेंगे NS इज इक्वल टू 120 F अपॉन में 6, तो कितना आएगा मुझे बताइए। ये आएगा आपका 1000 आरपीएम। ठीक है, लास्ट और एक देख लेते हैं। NS इज इक्वल टू 120 F अपॉन में 8, तो कितना आएगा मुझे बताइए। ये आपका आ जाएगा 30 to 15, 750 आरपीएम आपका आंसर आएगा। सिमिलरली आप 10 पोल के लिए निकाल सकते हैं, 20 पोल के लिए निकाल सकते हैं। और देखिए, जब भी आप ऑब्जेक्टिव के लिए पढ़ें तो आपको ये इतना ज़्यादा प्रैक्टिस होना चाहिए कि आपका आंसर ऑटोमेटिकली 3000, 1500 आरपीएम, 60 हर्ट्ज के लिए 1000 आरपीएम, 750 आरपीएम एंड 10 के लिए कितना आता है 600 आरपीएम। ये सब आप लोगों को अच्छे तरीके से याद हो जाना चाहिए, क्योंकि सिंक्रोनस स्पीड और स्लिप का कंसेप्ट आपके पूरे इंडक्शन मोटर में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ओके, उसके बाद हम अब टॉपिक में देखेंगे हमारा एक एक करके कि प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन क्या होता है, उसके बाद स्लिप का कंसेप्ट कहाँ से आता है, इंडक्शन पे ये कैसे फिनोमेना बेस्ड होता है, रोटर फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, स्टेटर फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, सब पे हम बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आइए फ्रेंड्स हम अब देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंडक्शन मोटर, कैसे इंडक्शन मोटर वर्क करता है प्रिंसिपल। तो देखिए, अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हैं तब आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सप्लेन करिए वर्किंग प्रिंसिपल इंडक्शन मोटर का। लेकिन अब प्री या मेंस के लिए पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है इस पे बेस्ड क्वेश्चन। बस आपको ऊपर ऊपर पता होना चाहिए कि क्या प्रिंसिपल होता है, कैसे करंट इंड्यूस्ड होता है हमारे रोटर सर्किट में। ठीक है, तो हेडिंग आपको डालना पड़ेगा प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंडक्शन मोटर। तो यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल, जैसा कि मैंने डिस्कस किया था, प्रिंसिपल बहुत ही सिंपल है। हम लोगों का होता है म्यूचुअल इंडक्शन से, म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर ये डिपेंड करता है। एज ए ट्रांसफॉर्मर वर्क करता है विद सेकेंडरी शॉर्ट सर्किटेड। फर्स्ट पॉइंट ये आप लोगों को ध्यान रखना है, हेडिंग आप डाल लीजिए प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंडक्शन मोटर, इंडक्शन मोटर। जैसा कि मैंने बताया था, इसमें भी हमारे 2 पार्ट्स होते हैं, स्टेटर एंड रोटर। स्टेटर को हम बोलेंगे यहाँ पर प्राइमरी और रोटर को बोलेंगे हम सेकेंडरी। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया था आप लोगों से, तो हमारा ये ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। देखिए, ये हमारा हो जाएगा स्टेटर एंड ये हमारा हो जाएगा अंदर वाला पोर्शन जो है वो रोटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा चीज मैं ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, बस हम लोगों को ये समझ में आना है स्टेटर और रोटर है। जब मैं रोटर की कंस्ट्रक्शन की बात करूंगी तब वहां पर हम लोग देखेंगे कि रोटर 2 टाइप का होता है। एक होता है हमारा स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर
रोटर ऐसा लगा रहता है, और एक सेकंड हमारा होता है स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। तो यहाँ पर सब समझिए कि यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ स्टेटर और रोटर की। दो पार्ट्स हम लोगों को होता है, स्टेटर एंड रोटर। स्टेटर की भी बात मैं अलग से करूंगी, रोटर की बात भी अलग से करूंगी, और उस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसा आता है वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगी। तो प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन हमारा क्या होता है, जैसा कि आप जानते हैं जब भी हमारे स्टेटर या प्राइमरी वाइंडिंग में 3 फेज कनेक्ट किया जाता है, कनेक्शन किया जाता है, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, ठीक है, जो रोटेट करता है सिंक्रोनस स्पीड में। तो यहाँ फर्स्ट पॉइंट लिखिए, when the stator जिसे हम बोलते हैं स्टेशनरी पार्ट, और प्राइमरी वाइंडिंग भी बोलते हैं इंडक्शन मोटर के केस में, प्राइमरी वाइंडिंग of a 3-phase induction motor is connected to a 3-phase AC supply, a rotating magnetic field is produced, which rotates at synchronous speed। ठीक है, हमारा जो स्टेटर में हम क्या कर रहे हैं, एक 3-फेज AC सप्लाई कनेक्ट करेंगे हमारे स्टेटर में, तो वहां पर क्या होगा, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगा जो रोटेट करेगा सिंक्रोनस स्पीड से। ठीक है, और ये हमारा सिंक्रोनस स्पीड जैसा कि हम जानते हैं 120 F/P होता है। यहां पर F हमारा होता है सप्लाई फ्रीक्वेंसी जिसे हम हर्ट्ज में लेते हैं, और P हमारा होता है नंबर ऑफ पोल्स। ठीक है, नंबर ऑफ पोल्स होता है। ये हमारा हो गया, देखिए पहला ऑपरेशन। सबसे पहले हम 3-फेज AC सप्लाई देते हैं स्टेटर में, उसके बाद एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है जो रोटेट करता है सिंक्रोनस स्पीड में। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या होता है, क्योंकि रोटर सर्किट में कहीं भी हम लोगों को अलग से कनेक्शन नहीं दिया जाता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ही क्या करता है, यहां पर आप सेकंड पॉइंट लिखिए, as the rotating magnetic field sweeps the rotor conductors। देखिए यहाँ पर हमारा स्टेटर के कंडक्टर्स होंगे और यहाँ पर हमारा रोटर के कंडक्टर्स होंगे। तो जैसे कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड स्वीप्स कट करेगा रोटर कंडक्टर को, वहां पर हमारा क्या हो जाएगा कि EMF इंड्यूस्ड हो जाएगा, एंड EMF इज इंड्यूस्ड इन द रोटर कंडक्टर। ठीक है, रोटर कंडक्टर में हमारा क्या हो जाएगा, एक EMF जनरेट होगा, और कैसे हो जाएगा, ये हमारा हो जाता है मैग्नेटिक इंडक्शन की फेनोमेना से इंड्यूस्ड। जैसे कि आप मैग्नेटिक सर्किट में पढ़े हैं आप लोगों, हमारा एक कॉइल रहता है, कॉइल की वजह से वो वहां पर क्या होता है, फ्लक्स जनरेट होता है, करंट जनरेट होता है, और उससे हम लोगों का क्या होता है, दूसरे में सेकेंडरी में हमारा क्या होता है, एक EMF डेवलप होता है। सेम ट्रांसफार्मर का ही केस है, देख लीजिए। ट्रांसफार्मर में हम क्या देते थे, एक AC सप्लाई देते थे, वहां पर हमारा क्या होता था, फिर करंट आता था, करंट के बाद हमारा पूरा फ्लक्स प्राइमरी जनरेट होगा, और ये फ्लक्स हमारा क्या करेगा, सेकेंडरी में लिंक करेगा, तो वहां पर एक EMF इंड्यूस्ड हो जाएगा सेकेंडरी में। तो सिर्फ यही फेनोमेना इंडक्शन मोटर में भी होता है, और ये डिपेंड करता है हमारा कि कितना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा, कितने अच्छे तरीके से वहां पर हमारा वाइंडिंग है। ठीक है, तो यही हमारा पूरा फिनोमेना होता है इंडक्शन मोटर के केस में। एक EMF जनरेट हो जाता है जैसे कि सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर में होता है, और हमारा क्या होता है, एक रोटर वाइंडिंग डायरेक्टली शॉर्टेड होता है या फिर क्लोज्ड रहता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से। तो ये सब हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का भी कंसेप्ट डिस्कस करूंगी मैं आप लोगों से जब हम पढ़ेंगे। देखिए स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर और स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, वहां पर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का फेनोमेना आएगा। तो देखिए इतना आपको डिटेल में पढ़ने की पूरा जरूरत नहीं है, क्योंकि कहीं भी आप लोगों को प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन नहीं पूछा जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर मैं बात करूं, क्योंकि बहुत कम टाइम है आप लोगों को एग्जाम के लिए। सब तीन पॉइंट इसमें आप लोगों को याद रखना है। पहला पॉइंट, हमारा स्टेटर में हम क्या कर रहे हैं,
द स्टेटर इज कनेक्टेड टू अ 3-phase AC सप्लाई, अ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड इन द स्टेटर वाइंडिंग विच रोटेटेड सिंक्रोनस स्पीड ns। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट हुआ। सेकेंड पॉइंट आप लोगों का ये हुआ कि ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, लिंक करेगा, कट करेगा रोटर कंडक्टर को, और वहां पर हमारा क्या होगा, एक EMF इंड्यूस्ड होगा रोटर कंडक्टर में। रोटर का भी EMF आएगा और रोटर की फ्रीक्वेंसी भी आएगी। ठीक है, रोटर की फ्रीक्वेंसी भी आएगी। इसकी वजह से हमारा क्या होगा, रोटर रोटेट करेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, हमारा यहाँ पर एक स्लिप का फेनोमेना आता है। ठीक है, स्लिप का फेनोमेना आएगा जो हम देखेंगे बाद में। ये हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हुआ। एक होता है हमारा स्टेटर स्ट्रक्चर, एक होता है रोटर स्ट्रक्चर, और एक होता है रोटर फील्ड स्टेटर फील्ड। तो ये सब कंसेप्ट पे हम आएंगे। ये देख लिया हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंडक्शन मोटर। और ये हम ये कह सकते हैं कि EMF इंड्यूस हो जाएगा सेकेंडरी में बाय रिवॉल्विंग फील्ड कॉजेज अ करंट टू फ्लो इन द रोटर कंडक्टर, और इसकी वजह से हमारा रोटर कंडक्टर में करंट फ्लो होने लगा और हमारा मोटर रोटेट करने लगा। तो बस ये सब फेनोमेना है, छोटा सा मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन देना चाहती थी। लिख लीजिए ये आप, या फिर अगर आप बहुत अच्छे तरीके से लिखना चाहते हैं वर्किंग प्रिंसिपल, तो कोई भी एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक ले लीजिए, वहाँ से मेन पॉइंट आप लिख लीजिए। तो वो आप लोगों के अगर पूछा जाता है मेंस में तो वो कर लीजिए। काफ़ी थ्योरी पार्ट है, आगे हम इस पर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखिए अगर मैं कंस्ट्रक्शन देखूं, अगर मैं कंस्ट्रक्शन की बात करूं तो कंस्ट्रक्शन में हम लोगों को 2 पार्ट पढ़ना है। देख लीजिए, पूरा डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में, और क्या क्या क्वेश्चन आता है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा हम लोगों को थियोरेटिकल पार्ट पढ़ना पड़ता है, अदरवाइज मैं सिर्फ मैथमेटिकल आप लोगों को बता दूं तो आप लोग फिर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा लॉजिक कहाँ से आया ये सब। आइए हम ऊपर देख लेते हैं कंस्ट्रक्शन, फिर हम डिटेल में इसकी बात करेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसा आता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडक्शन मोटर। तो जैसा कि हम लोग डीसी जनरेटर हम लोग देखते थे या फिर सिंक्रोनस देखते थे, वहां पर स्टेटर और रोटर होता था। यहां पर भी हमारा क्या होता है, स्टेटर और रोटर होता है। पहला स्टेटर, सेकंड रोटर। ठीक है, स्टेटर एंड रोटर। फर्स्ट पॉइंट की हम बात कर लेते हैं, स्टेटर। देख लीजिए, तो स्टेटर में जैसा कि आप जानते हैं यहां पर हम लोगों का क्या होता है, स्टेटर स्लॉट्स बने रहते हैं, टिथ के फॉर्म में रहता है हमारा। ये हमारा स्लॉट्स रहता है ऐसे, जिसे हम बोलते हैं स्टेटर स्लॉट्स। ये सब बिल्कुल कॉमन है, ज़्यादा कंस्ट्रक्शन वाइज डिफरेंस नहीं। हमारा रोटर का कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो ये हमारा हो जाता है, देखिए ये स्टेटर स्लॉट्स है, और इस पे जो आप वाइंडिंग करेंगे इसे हम बोलते हैं स्टेटर वाइंडिंग, स्टेटर वाइंडिंग। और ये हमारा होता है स्टेटर फ्रेम। देख लीजिए, स्टेटर फ्रेम, ये जो पूरा फ्रेम हमारा होता है वो होता है हमारा स्टेटर फ्रेम। स्टेटर फ्रेम, और बीच वाला हमारा पोर्शन होता है स्टेटर कोर, इसे हम कोर कहते हैं। तो हमारा जनरली स्टेटर क्या चीज़ का बना होता है वो देख लीजिए। स्टेटर हमारा जनरली बना होता है, देख लीजिए, स्टील का बना होता है, लेमिनेटेड रहता है। तो इसमें आप एक बस पॉइंट लिख सकते हैं कि स्टेटर का मटेरियल क्या है। ठीक है, स्टेटर का मटेरियल क्या है। कोर जनरली हाई ग्रेड एलॉय स्टील का बना होता है, लिख लीजिए। स्टेटर हमारा जो कोर रहता है वो हाई ग्रेड स्टील एलॉय का बना होता है। ठीक है, स्लॉट्स रहते हैं, हमारा स्टेटर वाइंडिंग रहता है, और हम यहाँ पर 3 फेज कनेक्शन देते हैं, 3 फेज AC सप्लाई देते हैं स्टेटर में। हमारे स्टेशनरी पार्ट होता है स्टेटर। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी आप लोगों को इस पे स्टेटर का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इसीलिए इसमें इतना डिटेल्स पढ़ने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। क्या कंस्ट्रक्शन है, फ्रेम किस मटेरियल का होता है, स्लॉट्स किस मटेरियल का होता है, वाइंडिंग, ये सब इतना क्वेश्चन आप लोगों को नहीं पूछा जाता है। आप लोगों को इंपॉर्टेंट अगर मार्क करना है तो आप रोटर को मार्क करिए। रोटर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट MCQs क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाता है रोटर सर्किट के बारे में। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा स्टेटर का। इसमें हम लोगों के देखिए टाइप ऑफ शेप ऑफ स्टेटर स्लॉट्स होते हैं। ठीक है, कुछ शेप होते हैं यहाँ पर हम लोगों के
स्टेटर में। स्लॉट्स जो है वो तीन शेप का होता है हमारा, तीन शेप का होता है, देख लीजिए। टाइप्स ऑफ स्टेटर स्लॉट्स, जो मैंने यहाँ डिस्कस किया था स्लॉट्स, उसके भी तीन टाइप आप लोगों को पढ़ना होता है। तीन टाइप में आप लोगों को सबसे पहला पढ़ना पड़ेगा ओपन स्लॉट्स, सेकेंड आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा सेमी क्लोज्ड स्लॉट्स, एंड थर्ड आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा क्लोज्ड स्लॉट, क्लोज्ड स्लॉट्स। ठीक है, ये कुछ नहीं है, स्टेटर में जो स्लॉटिंग की गई है, स्लॉट बनाया गया, उसका शेप पे डिपेंड करता है। ओपन स्लॉट होता है, सेमी क्लोज्ड होता है और क्लोज्ड होता है। तो यहाँ पर मैं ब्रीफ में आप लोगों को एक बार बताना चाहूंगी कि ये क्या क्या ऐसा क्या डिफरेंस आता है। तो पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं यहाँ पर ओपन स्लॉट्स, सेकेंड आप लिख सकते हैं, या फिर आप ये मिटा दीजिए रोटर का, क्योंकि थोड़ा सा हम लोगों को डिफरेंस लिखना है। ये आप कैलकुलेट लिख लीजिए, और एक तीन कॉलम आप लोगों को बनाना है, देख लीजिए। पहला आप लोगों को बनाना है ओपन स्लॉट का, ओपन स्लॉट्स का, ठीक है। दूसरा आप लोगों को बनाना है सेमी क्लोज्ड, सेमी क्लोज्ड स्लॉट, और तीसरा आप लोगों को बनाना है क्लोज्ड स्लॉट, क्लोज्ड स्लॉट। ये तीन ही टाइप का आप लोगों को स्लॉट देखने को मिलेगा आपके पूरे इंडक्शन मोटर में। कैसा क्या डिफरेंस होता है वो मैं आप लोगों से लिखवा देती हूँ। देखिए, एग्जाम के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये टॉपिक, रोटर का कंस्ट्रक्शन आप लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये समझना है कि डिफरेंस मेनली कहाँ पर आता है। आप लोगों का डिफरेंस मेनली हम लोगों का आता है कंस्ट्रक्शन में। तो पहले डायग्राम बना लेते हैं, देख लीजिए। ठीक है, पहले डायग्राम आप देख लीजिए। ओपन स्लॉट तो सिंपल, ये आपका ओपन स्लॉट है जो मैंने अभी यहां बनाया था, देख लीजिए। ठीक है, सेमी क्लोज्ड के नाम से आप लोगों को समझ में आ रहा है, आना चाहिए। कुछ इस तरीके का आपको शेप देखने को मिलेगा। ओके, ये देख लीजिए, ये हो गया आपका सेमी क्लोज्ड। क्लोज्ड में यानी कि आपका ये हो गया पूरा क्लोज्ड। स्लॉट्स है वो क्लोज्ड है, ये इसका कंस्ट्रक्शन हो गया। थोड़ा थ्योरेटिकल है, आप लोगों को पेशेंस बनाए रखना पड़ेगा, अदरवाइज इससे मोस्टली थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही पूछा जाता है इंडक्शन मोटर से। पहला ये मेजर कंस्ट्रक्शन वाइज डिफरेंस हो गया। सेकंड पॉइंट अगर मैं बात करूं, देखिए एयर गैप का। सेकंड पॉइंट अगर मैं बात करूं एयर गैप का, तो इसमें एयर गैप आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, ज्यादा देखने को मिल रहा है, तो हम बोलेंगे एयर गैप हमारा हो जाएगा हाई। इसमें अगर मैं देखूंगी तो एयर गैप हमारा हो जाएगा मीडियम, देख लीजिए। एयर गैप हो जाएगा इसमें मीडियम। थर्ड अगर मैं देखूं तो यहां पर हमारा एयर गैप हो जाएगा सबसे लो, देख लीजिए। एयर गैप सबसे कम है, इसमें एयर गैप सबसे ज्यादा है, और इसमें एयर गैप सबसे मीडियम है। ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। अब थर्ड पॉइंट हम रिलक्टेंस को लेकर के चलेंगे। अब आप मुझे ये बताइए, मैंने आपसे डिस्कशन किया हुआ था कि रिलक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एयर गैप। जितना ज्यादा एयर गैप होगा उतना ही ज्यादा रिलक्टेंस होगा। और रिलक्टेंस क्या होता है, ऑपोजिशन टू सेटअप ऑफ फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स को, सेटअप को रोकता है। तो यहां पर हमारा हो जाएगा हाई, यहां पर हमारा रिलक्टेंस हो जाएगा मीडियम, और थर्ड यहां पर हमारा जो रिलक्टेंस है वो हो जाएगा लो। रिलक्टेंस यहां पर हो जाएगा हमारा लो, क्योंकि एयर गैप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दिस इज आवर थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि लीकेज फ्लक्स, अब आप लोगों को पता है रिलक्टेंस और फ्लक्स का इनवर्स का रिलेशन आता है, ऑपोजिशन होता है, फ्लक्स के सेटअप को रोकता है। तो लीकेज फ्लक्स हो जाएगा यहां पर लो, यहां पर हो जाएगा लीकेज फ्लक्स मीडियम, और यहां पर हमारा लीकेज फ्लक्स हो जाएगा हाई। समझ में आया? ये मेन डिफरेंस है, वही मैं आपसे डिस्कस करूंगी, ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन इससे उतने ज्यादा पूछा नहीं जाता है। लीकेज फ्लक्स आपका हो गया।
उसके बाद अगर मैं बात करूं मैग्नेटाइजिंग करंट की, जैसा कि हम ट्रांसफार्मर में भी देखे थे मैग्नेटाइजिंग करंट, तो अगर फ्लक्स हमारा लो है, फ्लक्स हमारा लो है तो सेकंड पॉइंट लिखिए लीकेज रिएक्टेंस, लीकेज रिएक्टेंस, लीकेज रिएक्टेंस भी आपका हो जाएगा लो, लीकेज रिएक्टेंस भी हो जाएगा लो, इसमें हो जाएगा मीडियम और इसमें हो जाएगा हमारा हाई। ये हो गया नेक्स्ट पॉइंट। 6 पॉइंट आप लोग अगर देखेंगे तो मैग्नेटाइजिंग करंट होगा, मैग्नेटाइजिंग करंट, अगर ये रिएक्टेंस लो है तो मैग्नेटाइजिंग करंट इस केस में आपका हो जाएगा हाई, इसमें तो मीडियम ही रहेगा, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, और इसमें आपका रहेगा लो। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मुझे लगा आप लोगों से डिस्कशन करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए ओपन क्लोज्ड सेमी क्लोज्ड क्या होता है, ठीक है। इसके बाद एक्साइटेशन करंट भी आप देख सकते हैं। तो ये मेनली हमारा डिफरेंस होता है स्टेटर स्लॉट्स में। स्टेटर से देखिए मैं अगेन कह रही हूँ उतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, सिर्फ अगर कोर का कंस्ट्रक्शन का मटेरियल पूछता है कि किस मटेरियल का बना होता है, या फिर अगर आपको 1-2 क्वेश्चन अगर मिलेगा तो ये ओपन और क्लोज्ड स्लॉट से देखने को मिल सकता है एमसीक्यूज। अदरवाइज मेंस के लिए इसमें से कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, क्वेश्चन हमेशा रोटर से पूछा जाता है। देख लीजिए अच्छे तरीके से। ये हो गया पूरा स्टेटर का कंस्ट्रक्शन, स्लॉट्स हो गया, फ्रेम हो गया। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज अपनी कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं। छोटे छोटे मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, सिर्फ मेन कॉलम के मैंने ड्रॉ किया और कॉलम वाइज ही मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। नेक्स्ट हम लोगों का जो इम्पोर्टेंट है वो होता है देखिए रोटर का कंस्ट्रक्शन, और इसे आप लोगों को डिटेल्स में पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इस पे बेस्ड ही क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली। तो देखिए अभी तो मैं बस बता देती हूँ कितने टाइप का कंस्ट्रक्शन होता है। नेक्स्ट क्लास में हम बहुत अच्छे तरीके से डिस्कशन करेंगे कि रोटर का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकेंड आप लिख सकते हैं रोटर। तो बेस्ड ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोटर द इंडक्शन मोटर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, और 2 क्लासिफिकेशन है हम लोगों का। पहला स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, एंड सेकेंड है आपका स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, और इसका दूसरा नाम होता है वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे बेस्ड क्वेश्चन आता है, स्क्वायरल के इंडक्शन मोटर से एमसीक्यूज क्वेश्चन आता है, वाउंड रोटर से भी आता है। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे और डिटेल्ड इसमें आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप इस टॉपिक के लिए वेरी IMP इंपॉर्टेंट लगा दीजिए इंडक्शन मोटर में। अगर आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो डेफिनेटली इससे एक आध क्वेश्चन जरूर आप लोग को मिलेगा। और अदरवाइज यहाँ पर अगर आप मेंस पढ़ रहे हैं तो मेंस में भी कई बार इस टाइप का पूछा जाता है, कंस्ट्रक्शन बताइए, या फिर दोनों के बीच में डिफरेंस पूछता है कि डिफरेंस क्या है, कंपैरिजन बताइए। अदरवाइज आप लोगों के लिए स्टेटर का पार्ट उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड रहना है हम लोगों को, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है दोनों समझ में आना चाहिए। तो रोटर कंस्ट्रक्शन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क करके अच्छे से देखिए पूरी लेक्चर सीरीज। हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कि रोटर कंस्ट्रक्शन में, और स्लिप की भी बात हम करेंगे, वहां से कुछ न्यूमेरिकल और फॉर्मूला देखने को मिलेगा, और वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। Thank you everyone for watching this video till end. If you like this video, share with your friends and subscribe this channel. Don't forget to press the bell icon button to get further updates. और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है, प्लीज़ चेक इट। SSC JEE के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।